नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और आज हमारे बीच इंडिया के बहुत ही रिनाउंड CA विनय कृष्णन जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि सर ने अपने इतने महत्वपूर्ण समय में से समय निकाल के हमारे बीच आए। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है कि आगे क्वेश्चन मार्क। क्या म्यूचुअल फंड सही है या नहीं, इसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। तो मैं आपका स्वागत करता हूं विनय सर। थैंक यू नीश। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट करा कुछ अच्छे डिस्कशन के लिए। और जो आपका पहला सवाल है वो भी उतना ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम देखते हैं जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है उसने अपना स्लोगन ही ये बना रखा है कि म्यूचुअल फंड सही है। सारे एड्स में, सारे जो हम कहीं भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं वहाँ यही लिखा होता है। और अगर हम इसी के आगे क्वेश्चन मार्क बना दें तो अलग ही डिस्कशन शुरू हो जाएगा। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक अलग एग्जाम्पल लूंगा। एक कॉमन आदमी अलग अलग तरह के व्हीकल्स यूज करता है, तो अगर हम सवाल करें कि क्या व्हीकल यूज करना सही है तो सबके अलग अलग जवाब होंगे। लेकिन अगर हम ये समझें कि कौन सा व्हीकल में साइकिल भी आ जाएगी, स्कूटर भी आ जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी, ट्रक भी आ जाएगा, एरोप्लेन भी आ जाएगा, तो हम किस व्हीकल की बात कर रहे हैं? अगर एक साइकिल चलाने वाला बिना सीखे स्कूटर चलाने लगेगा या गाड़ी चलाने लगेगा या और आगे बढ़ जाए वो एयरप्लेन लेके निकल जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर हम अपनी जिसकी हमें जानकारी है या जितना हम रिस्क ले सकते हैं, जिसके लिए हमने अपना थोड़ा सा समय दिया है, अगर वो व्हीकल हम चलाएंगे तो हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से हम म्यूचुअल फंड एक पूरा यूनिवर्स है। हम अक्सर म्यूचुअल फंड को सिर्फ इक्विटी से कंफ्यूज कर जाते हैं कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर्स। म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर्स नहीं है, हर क्लास के लिए प्रोडक्ट है। अगर हम अपना पैसा करेंट अकाउंट में रखते हैं तो करेंट अकाउंट के अगेंस्ट हम कहाँ रखें, अगर हम सेविंग्स में रखते हैं तो उसकी जगह कहाँ रखें, अगर मैं शेयर्स में जाता हूं तब मैं इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड से कंपेयर करूं। अगर हम ये क्लास बेस्ड कंपैरिजन करेंगे तो हमें लगेगा डेफिनेटली म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन अगर हम अपने सेविंग वाले पैसे को और इक्विटी से कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी है। अच्छा, तो मतलब म्यूचुअल फंड सही है क्वेश्चन मार्क। तो आपको लगता है म्यूचुअल फंड वाकई में सही है? म्यूचुअल फंड डेफिनेटली सही है, लेकिन कंडीशन वही है कि हम जितना हमारा रिस्क एपेटाइट है हम उसी क्लास में जाएं। अगर हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो हम इक्विटी में बिल्कुल ना जाएं। म्यूचुअल फंड में डेट बेस्ड प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें इक्विटी, एक पैसा भी इक्विटी में नहीं लगता, तो हम उसमें भी जा सकते हैं। अच्छा, लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये बहुत सारे मतलब एक तरीके से शेयर मार्केट ही है और रिस्क बेस पे चल रहा है। जितना जैसे शेयर मार्केट हमारी डाउन होगी तो म्यूचुअल फंड्स भी हमारे डाउन हो जाएंगे। और आगे जैसे हमने देखा कोरोना में पूरी कैपिटल लोगों की साफ़ हो गई। म्यूचुअल फंड में भी क्या ऐसा ही है कि सारे जो जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं ये डायरेक्ट मार्केट लिंक प्लान्स में चलते हैं? नहीं, म्यूचुअल फंड फिर से वही बात, एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है। ब्रॉड कैटेगराइजेशन करें तो म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, डेट बेस्ड और इक्विटी बेस्ड। डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड जो हैं वो सारे म्यूचुअल फंड्स वो हैं जिसमें एक भी रुपया इक्विटी में नहीं लगता, यानी शेयर्स में नहीं लगता। वो चलते हैं बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, इन प्रोडक्ट्स पे। दूसरी तरफ कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो इक्विटी बेस्ड चलते हैं, वो अलग अलग कैपिंग्स पे चलते हैं, अलग अलग चीजों पे चलते हैं। और इन दोनों को मिला के आ जाते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमें ये देखना है कि हम कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगर हम रिस्की म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, अगर मैं डेट में गया, डेट म्यूचुअल फंड मैंने चूज करे तो मुझे शेयर मार्केट का तो रिस्क ही नहीं लगा, क्योंकि वहां तो एक भी पैसा शेयर्स में लगा ही नहीं है। तो अब मुझे डेट मार्केट के रिस्क देखने हैं। अब मुझे ये देखना है कि वो पैसा किन कंपनीज में लगा है, किन बॉन्ड्स में लगा है, किन डिवेंचर्स में लगा है। मेरे सामने इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क आ जाता है। शेयर मार्केट का रिस्क है ही नहीं मेरे सामने। अगर मैं शेयर्स में पैसा लगाता हूं तो मेरे सामने इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क नहीं है, मेरे सामने सिर्फ शेयर्स का रिस्क है। तो मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि मैं किस कैटेगरी में जाना चाहता हूँ। मतलब इसका मतलब है जो लोग सोचते हैं कि भाई इस म्यूचुअल फंड का मतलब सिर्फ शेयर्स में जैसे बराबर ही करना है, तो बिल्कुल नहीं है। म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी हैं जो शेयर से लिंक भी होते हैं और बहुत सारे डेप्थ वाले, जैसे सर ने बताया, तो ऐसे भी होते हैं। आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग उन शेयर म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं।
अच्छा, लोग कहते हैं एफडी में तो मेरा पैसा सेफ रहता है, मैं जब चाहूँगा मैच्योर कर लूँगा, 5-6% का इंटरेस्ट भी मिलता है। तो एफडी और म्यूचुअल फंड का अगर मैं कंपैरिजन करूँ, तो आप म्यूचुअल फंड को राय देंगे या एफडी को राय देंगे, अगर मेरी रिस्क कैपेसिटी है भी और नहीं है, दोनों बातें हैं? ऐसे केस में हमें दोनों का कंपैरिजन अलग अलग करना पड़ेगा। पहले हम कंपेयर करेंगे एफडी को डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड से। दो सिनेरियोज आते हैं डेट मार्केट में, एक इंटरेस्ट रेट बढ़ने का सिनेरियो होता है और एक इंटरेस्ट रेट गिरने का सिनेरियो होता है। जैसे अगर हम आज से 3 साल पहले देखें, 2 साल पहले देखें, तो एफडी का इंटरेस्ट रेट 5% के आसपास चल रहा था। वो एक तरह से बॉटम रेट था। हमें दिख रहा था कि अब आगे आने वाले समय में यहां से बढ़ना ही। आज हम करीब करीब पीक पे बैठे हैं। यहां से अगर एक एक्सपेक्टेशन की बात करें, 25 पैसे का हाइक और आएगा तो आएगा, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है। तो अब अगर आगे आने वाले 2 साल 3 साल की बात करें, तो यहां पर इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा। म्यूचुअल फंड का जो डेट मार्केट है, उसका रिटर्न जो एफडी रेट्स हैं उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। जिस समय एफडी रेट्स गिरेंगे तो म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न देगा, डेट बेस्ड फंड्स, और जब एफडी रेट बढ़ेंगे तो वो कम देगा। तो इसका मतलब जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट हमें लग रहा है कि बहुत नीचे चले गए हैं, वो डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का समय बिल्कुल नहीं है, वहां नहीं जाना चाहिए। आज अगर हम पैसा लगाते हैं तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हमें 8-8.5%, मतलब एफडी से 1% ऊपर, 1.5% ऊपर दे देंगे। दूसरी तरफ अगर हम एफडी को इक्विटी से कंपेयर कर रहे हैं तो ये कंपेरिजन ही अलग है। उनका दोनों का रिस्क एपेटाइट ही अलग है। मैं एफडी में जा रहा हूं, इसका मतलब मैं रिस्क लेना ही नहीं चाहता। इक्विटी में जा रहा हूं, मैंने पूरा 100% पैसा अनसर्टेनिटी में डाल दिया, या पीरियड को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं। तो इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, टाइम पीरियड अगर मेरे पास है, मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो आज इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरह जा रहा है। ट्रेन चल रही है, ग्रोथ आ रही है। अगर मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट ना करके पूरा पैसा एफडी में डाल के बैठा हूं, तो मैं कहीं ना कहीं कुछ खो रहा हूं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है कि हमारे को एज वाइज और रिस्क वाइज कितना पैसा एफडी में और कितना पैसा म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए? देखिए, वैसे तो ये पूरा पूरा अपना जजमेंट है। कोई आदमी कहता है नहीं भैया, मैं तो बिल्कुल 1 पैसे का भी रिस्क नहीं लूंगा, कुछ भी कम मिले लेकिन मैं पैसा कहीं भी इधर उधर नहीं डालूंगा। कुछ लोग कहते हैं अरे जिंदगी का भरोसा नहीं है, ये तो पैसा है, हाईएस्ट रिस्क लो, या तो इस पार या उस पार। लेकिन फिर भी एक किताबी फॉर्मूला हम कहते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल टू 100 माइनस एज। ये किताबी फॉर्मूला है। अगर आपकी एज 20 साल है तो अभी आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, लायबिलिटीज है नहीं आपके पास, तो आप अपना 100 माइनस 20 यानी 80% पैसा इक्विटी में रखें, फिर भी 20% पैसा सेफ रखें। अगर आपकी उम्र 70 साल हो गई है तो अब आपका रिस्क लेने का टाइम नहीं बचा। अब आप 70% पैसा अपना सेफ रखिए, लेकिन फिर भी 30% पैसा जरूर ऐसे लगाइए जो थोड़ा सा अनसर्टेनिटीज में जाए लेकिन आपको हाई रिटर्न देके। तो रिस्क तो सर एफडी में भी है। मान लीजिए वो बैंक ही चला गया और उनकी पासबुक में और सब चीज़ें गाइडलाइंस में लिखा हुआ होता है कि भाई अगर बैंक डूबेगा तो हम आपको 1 या 2 लाख रुपए देंगे, जो शायद अब बढ़ के 5-1 लाख रुपए हो गया, तो रिस्क तो वहाँ पे भी है हमारा। देखिए, इसको ऐसे समझिए, चाहे तंबाकू हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे शराब हो, कुछ भी सब पर एक वार्निंग लिखती होती है कि ये इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिल्कुल। और जितने लोग उसका सेवन करते हैं वो सारे उसको पढ़ के करते हैं। कोई भी आदमी ऐसा नहीं दिखता जो उसको पढ़ के सेवन करना छोड़ दे। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में सरकार की तरफ से स्टैच्यूटरी वार्निंग है दैट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब ये नहीं है लेकिन कि वो रिस्की हो ही गए। बिल्कुल। वो एनएवी पर चलते हैं, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को कैटर करते हुए चलते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने डिस्क्लोजर करा। बैंक की किसी पासबुक पे नहीं छपा होता है कि अगर कल बैंक डूब गया तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो यहाँ तो एक बेटर डिस्क्लोजर है, तब भी हम उससे डर जा रहे हैं। ठीक है। और मतलब म्यूचुअल फंड में अगर मैं इन्वेस्ट करने की सोचता हूँ या लोग सोचते हैं, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप सजेस्ट करते हैं या एसआईपी जो हमारा सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान चलता है, या आप वो सजेस्ट करेंगे? ये भी क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन ये दोनों भी बिल्कुल अलग चीजें हैं। देखिए, आज अगर आपके पास अक्यूमुलेटेड वेल्थ है, सपोज 20 लाख रुपए आपके पास आज हैं,
तो आप इंतजार नहीं कर सकते कि मैं 10,000 रुपये महीना करके उसको अगले 15 साल 20 साल में इन्वेस्ट करूंगा। सिमिलरली अगर आज आपकी रिकरिंग अर्निंग्स है, आपके पास अक्यूमुलेटेड वेल्थ नहीं है, तो आप 20 लाख 50 लाख एक बार में इन्वेस्ट कर भी नहीं सकते। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो सजेस्ट किया जाता है जहां आपके पास ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है कि मेरे पास ऑलरेडी इतना पैसा है, मुझे इन्वेस्ट करना है। हालांकि सजेस्ट उसमें भी ये करते हैं कि सारा पैसा एक बार में ना लगा के ट्रेंचेस में लगाएं या एसटीपी मोड से लगाएं, कम से कम 1-1.5 साल का पीरियड लेके लगाएं। और जो आपकी रेगुलर अर्निंग है, हर महीने आप कमा रहे हैं, उसमें से थोड़ा पैसा निकाल के आपको एसआईपी जरूर करनी चाहिए। ओके, मतलब एसआईपी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कैसी सिचुएशन है, आप वैसा अपना डिसीजन ले लें कि आपको एक साथ लगाना है या एसआईपी में लगाना मेरा पर्सनल मानना लेकिन ये है, हर घर में एसआईपी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एसआईपी को एक तरफ तो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट को। नॉट ओनली एसआईपी, एनी कंपाउंडिंग इफेक्ट, क्योंकि जो वो ग्रोथ दिखती है 25-30 साल में, वो आप कहीं एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सेकेंडली एक स्टोरी भी चलती है कि आप एसआईपी को अपने बच्चे की तरह पालिए। अगर 2 बच्चे हैं, आप तीसरा बच्चा एसआईपी मान लीजिए। जितना खर्चा आप महीने में अपने बच्चे पे करते हैं, उससे आधा खर्चा, चौथाई खर्चा आप एसआईपी पे करिए। 25 साल बाद आपका बच्चा आपकी चिंता करे या ना करे, ये जरूर इतना पैसा दे जाएगा कि आपको बुढ़ापे में परेशानी ये नहीं आपने आएगी। बहुत अच्छा मैसेज दिया है, बिल्कुल देख लीजिए एसआईपी भी कितना काम आएगी आपके। सर, हमारी जो आजकल की युवा पीढ़ी है, इसे सब कुछ फटाफट चाहिए, 2 मिनट में मैगी चाहिए, 2 मिनट में पिज़्ज़ा भी घर आ जाना चाहिए, सब कुछ चाहिए। वो कहता है पैसे भी फटाफट बन जाए, यहाँ डाले पैसे और वहाँ फटाफट से हमारे को प्रॉफिट दिख जाए। तो लॉन्ग टर्म करना चाहिए या शॉर्ट टर्म करना चाहिए? मतलब जो हमारे प्लान दिमाग में होने चाहिए वो लॉन्ग टर्म के होने चाहिए, शॉर्ट टर्म के होने चाहिए? इस सवाल को मैं दूसरी तरह से लेता हूं कि हम इन्वेस्टर हैं या स्पेकुलेटर हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो मैं हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाऊंगा, और स्पेकुलेशन शॉर्ट टर्म में है, क्योंकि आज अगर मैं लगा रहा हूं तो कोई भी नहीं बता सकता कि कल इसका क्या होगा। इसमें आपको एग्जाम्पल दूं छोटा सा। अगर हम आपसे बात करें कि दिनेश जी आप अभी 15 मिनट बाद कहाँ होंगे, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई 15 मिनट बाद यहीं होऊंगा या ऑफिस में होऊंगा। 1 घंटे बाद कहाँ होंगे, हल्का फुल्का आइडिया लग जाएगा। कल इस समय कहाँ होंगे, थोड़ा सा मुश्किल है बताना। 1 महीने बाद इस समय कहाँ होंगे, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। साल भर बाद, और अगर मैं पूछूं 10 साल बाद इस समय कहाँ होंगे, तो भाई मतलब क्या पूछ रहे हो आप, कोई पूछने वाली बात नहीं। इक्विटीज या मार्केट इसका जस्ट उल्टा है। अगर आप पूछेंगे कि 10 साल बाद मार्केट कहाँ होगा, एक फेयर रीजनेबल वैल्यूएशन कोई भी आपको बता सकता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ की। 1 साल बाद बताना मुश्किल है। कल कहाँ होगा, बहुत मुश्किल। 15 मिनट बाद क्या होगा, इम्पॉसिबल। तो यहीं पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्लियर हो जाता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना, फिर भी अगर आपको जरूरत है, आप करना चाहते हैं, आई विल नेवर सजेस्ट इक्विटी। यू शुड गो फॉर डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। डेट बेस्ड में भी क्लासेस होते हैं, और पूरा जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है म्यूचुअल फंड्स का, वो आपकी ड्यूरेशन पर ही डिपेंडेंट है। अगर आपके पास 4 दिन के लिए पैसा खाली है, आप उसको भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवरनाइट फंड्स हैं जहां 1 दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट होता है। अच्छा, सिर्फ 1 दिन के लिए। एफडीज आपको बैंक में 15 दिन से कम पे कोई ब्याज नहीं देती हैं, लेकिन अगर आपके पास 4 दिन 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए पैसा फ्री है, तो आप उसको म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, कुछ ना कुछ डेफिनेट में मिलेगा। कॉर्पोरेट्स में आजकल बड़ा अच्छा वो चल रहा था इन्वेस्टमेंट साइकिल। ये लोग फ्राइडे इन्वेस्ट करते थे और मंडे रिडीम कर लेते थे। सैटरडे संडे ऑफिस बंद है, फ्राइडे इन्वेस्ट करा और मंडे को रिडीम कर लिया। 2 दिन इन्वेस्टमेंट रहा। आप सोचिए, साल में 52 हफ्ते, 52 × 2 104 दिन आपका पैसा इन्वेस्टेड रहा। और अगर छुट्टियां वो जोड़ लें तो करीब करीब 1/3 ऑफ द ईयर आपका पैसा इन्वेस्टेड है, जो आप करंट अकाउंट में छोड़ के जा रहे हैं। और अगर ये क्वांटम 50 करोड़ 100 करोड़ है, बिल्कुल तो आप इसका हिसाब जोड़ लीजिए, वो आपका एक दिन के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कहाँ जाए। छोटी छोटी बातें हैं, वो हमें ध्यान रखनी चाहिए अगर बहुत लंबा हमारा गोल है या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात बताई सर आपने। अच्छा, नॉर्मली सर कितना प्रॉफिट हम इसमें म्यूचुअल फंड से ले सकते हैं? अगर हम पिछले 10, 15, 20 सालों का एनालिसिस देखें तो कितना प्रॉफिट एज्यूम करते हैं कि इतना तो हो ही जाता है म्यूचुअल फंड से? देखिए, अगर डेट की हम बात करें, जो एफडी से कंपेयर करने वाले फंड्स हैं, उस क्लास में आप एफडी प्लस 1% एवरेज। कभी मार्केट गिरेगा तो कम देगा, बढ़ेगा, नॉट मार्केट, द डेट मार्केट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं,
हमारा इंटरेस्ट रेट है, क्रेडिट रिस्क है, ये सब चीजें घटेंगी बढ़ेंगी, आपको एफडी से 1% 1.5% ऊपर मिल जाएगा। इक्विटी की अगर बात करें, इक्विटी में एक फेयर वैल्यूएशन हम मान सकते हैं 12 से 15%। ओके। कई बार क्या होता है, मैंने आज पैसा लगाया, पहले ही साल में 40% आ गया, बिल्कुल। मैं अगले साल फिर उम्मीद करता हूँ, या अगर वो कम हो गया तो मुझे लगता है अरे ये तो बहुत कम आया, पहले साल में 40% आया था। आप ये मान के चलिए, इक्विटी या तो अगर एक साल में प्रॉफिट दिया है, या तो अगले साल नेगेटिव जाएगा या स्टेबल हो जाएगा। 10 साल का आपका एवरेज जो है वो 12 से 15% के बीच में ही आएगा, इससे आ जाए बोनस। मैं देखता हूँ कि जो नए नए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं वो रोज़ चेक करते हैं, और जब बढ़ता है तो बहुत खुश होते हैं कि भाई मेरे पैसे बढ़ गए, सबको राय देंगे म्यूचुअल फंड करो, म्यूचुअल फंड करो। और थोड़े टाइम बाद जब मार्केट गिरती है तो नेगेटिव में जब आता है, तब वो बेचारे इतने परेशान हो कहते हैं बंद खोलो नहीं, पहले अपने भी पैसे निकाल लो। तो क्या रोज़ देखना चाहिए या थोड़ा समय देना चाहिए? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे जितने क्लाइंट्स हैं उसमें मैंने 2 ही लोग देखे जिन्होंने मार्केट में पैसा बनाया। एक वो जिन्होंने इंटेंशनली मार्केट में पैसा लंबे समय के लिए छोड़ा, और दूसरे उनसे ज्यादा वो जो लगा के भूल गए, मतलब उनको याद ही नहीं रहा कि मैंने पैसा लगाया है, गलती हो गई उनसे, वो पेपर मिस हो गया और वो भूल गए, एक्चुअली भूल गए। वो पेपर जब उन्हें 10-15 साल बाद मिला, तब उनको रिटर्न्स दिखाई दिए कि इस मुझे इतने पीरियड में क्या मिला। वरना आप एक्चुअली अगर उतनी ग्रोथ आती है आप रोक नहीं पाते। हम लोग कोशिश ये करते हैं, हमारी गलती वही होती है कि हम रोज देख रहे होते हैं, हमें दिखा अरे 40% का रिटर्न आ गया, अभी निकाल लो, जब गिरेगा तो लगा देंगे, और वो दिन कभी नहीं। वो आप फिर मार्केट से बाहर हो जाते हैं और एक बार 40% लेके आपकी इक्विटी की जर्नी समाप्त हो जाती है। बिल्कुल, सर ने बहुत छोटी छोटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बारीकी बताई। मुझे जहाँ तक उम्मीद है सारे दर्शकों को म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत अच्छे से पता चला होगा। लेकिन अगर आपको लगता है फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, संशय है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं सर से स्पेशल रिक्वेस्ट करके उन सब का रिप्लाई आपके पास पहुंचाऊंगा। और सर का भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे शो की तरफ से सर आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और हमारे को इतने सारे क्वेश्चंस का इतने अच्छे से जवाब दिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। और अगर ऐसे ही वीडियो सुननी है और अपने इनकम बढ़ानी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।